Hello student, I'm Mrs. Sonu Agarwal from Prayagraj. Today I'm going to begin with the first lesson of Flamingo. That is the last lesson by Alphonse Daudet. Okay, let's begin. The last lesson by Alphonse Daudet. He was a French novelist. Children, do one thing. आप लोग भी अपनी NCERT book Flamingo के साथ बैठिए so that we can go together. Okay, now he was a French novelist. And this story, the last lesson, is set in the days of Franco-Persian War. जब फ्रांस की और पर्शिया की वॉर थी, in which France was defeated by Prussia, by Bismarck. उसमें फ्रांस की हार हो गई थी and Persia was the winner. अब क्या था ना, पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, जो कि जर्मनी का उस समय पार्ट था. जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया था. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persia's hand. अब क्या था, लॉरेन और Alsace जो डिस्ट्रिक्ट थे, ये दोनों किसके पार्ट हो गए थे? फ्रेंच के. जो फ्रेंच के पार्ट थे वो पर्शिया के हाथ में चले गए थे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. नाउ दिस स्टोरी इज आई स्टार्टेड फॉर स्कूल. हैज बीन नरेटेड बाय अ यंग स्कूल गोइंग बॉय, फ्रांस. हिज नेम इज फ्रांस and he is not willing to go to school. Okay, now that morning he was not interested in going to school. He was in a great dread is fear. Children, one thing more. Now I have given the word meanings at the end of this lesson. एक स्लाइड पे मैंने आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स दे दी हैं. सो आप टेंशन मत लेना, आपको आराम से मिल जाएगी. ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमिल टीचर हैं. किसके? फ्रैंक के. फ्रैंक इज अ स्कूल गोइंग बॉय. हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स के लेसन्स तो तुम लोग ने भी बच्चों पढ़े होंगे अभी, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. सो वही वाले हैं. एंड आई डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. अब फ्रैंक क्या कह रहा है, उसको एक सिंगल वर्ड भी पार्टिसिपल का नहीं था याद था, बिल्कुल भी नहीं याद था. तो अब वो क्या सोचते हैं, फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill. Persian soldiers were drilling over here means taking training. It was much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब क्या था, उसने पार्टिसिपल्स पे लेसन नहीं पढ़ा था. उसको क्या लगा कि आज सोचो चलो आज हम बंक मारते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं. ही थॉट कि आज वो पूरा दिन स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स, आज पूरा दिन वो स्कूल के बाहर रहेगा आज, क्योंकि कुछ गर्म दिन भी था, ब्राइट भी था. The birds were chirping at the edge of the woods. Birds जो है खूब पेड़ों पे बोल रही थी. In the open field back of the sawmill. Sawmill क्या होती है? फैक्ट्री के पास. वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग ले रहे थे. It was all much more tempting. ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी because he has not learned the rule of participle. उसको लगा कि नहीं स्कूल आज छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उसको बहुत लुभा रही थी. But he has a control, strength to resist and hurried off to school. क्या था? उसको कंट्रोल था कि नहीं ये चीज़ें कंट्रोल करके वो स्कूल जाने के लिए उसने कहा नहीं हम चले जाते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board over here means notice board. सारी अच्छी बुरी खबरें यहीं पे ही इन लोग सब पूरे. भाई उस समय तो कोई भी आपको मास मीडिया तो था नहीं कि आपको टेलीविज़न से कोई न्यूज़ मिलेगी या तो मोबाइल पे आएगा या गूगल होगा, नथिंग लाइक दैट. सारी न्यूज़ इनको कहाँ से मिलती थी? यही बुलेटिन बोर्ड से. बुलेटिन बोर्ड इज़ नोटिस बोर्ड. फॉर लास्ट 2 years, 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ एंड हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ. वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर पब्लिक जो है खड़ी थी. और फॉर लास्ट 2 years से, पिछले 2 सालों से जितनी भी ख़राब न्यूज़ थी कि फ्रांस बैटल हार गया और जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे सब अपना न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड पे यहीं पे छापी जाती थी, लिख के मतलब टांग देते थे. देन एज आई हरिड बाय, उसको लगा कोई मैटर है. व्हाट कैन बी द मैटर ना. उसने सोचा आज क्या मैटर हो सकता है. ओके, देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई could go, the blacksmith Watcher, his name is Watcher, who were there with his apprentice reading the bulletin, call me after, don't go so fast, go fast but you will get to school your school in plenty of time. तब जैसे वो दौड़ के बहुत जल्दी जाने की कोशिश करे तो वहाँ पे ब्लैकस्मिथ था. ब्लैकस्मिथ इज़ लोहार, उसका नाम था वॉचर. उसने कहा who was there with his apprentice. apprentice अपने ट्रेनी के साथ खड़ा था, वो भी खड़ा बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था. उसने कहा कि बेटा बाबिस बेटा इतनी जल्दी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है because you have got plenty of time to get to your school. तो यहाँ पास बहुत समय स्कूल जाने के लिए. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden or out of breath. उसको क्या था, जैसे ही वो पहुँचा वहाँ पे, जैसे ही वो गया
आगे बढ़ा तो स्कूल पहुंचा, स्कूल के गेट पे, वहाँ पे देखा वो मिस्टर एम हैमिल जो उसके टीचर थे। लिटिल गार्डन में पहुंचा, तब ही हैज़ टेकन हिज ब्रेथ, गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि वो हमेशा की तरह आज भी स्कूल में लेट था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब क्या था, जब भी वो सड़क पे ही रहता था उसे बहुत सारी नॉइजेस, बसलेस आवाज़ें, ढेर सारी आवाज़ें सुनाई देती थी, विच कुड बी हर्ड, सड़क तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग ऑफ द एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो कभी अपनी डेस्क खोल रहे हैं, चेयर को आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसको सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन इज टुगेदर। लेसन्स जो है जब एक साथ बच्चे रिपीट करते हैं उसकी आवाज़ आती थी। वेरी लाउड विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर है। और बट एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसको बहुत दूर तक उसको, क्योंकि वो हमेशा ही लेट होता था, सड़क पे सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। वेरी लाउड नाउज विथ आवर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, तो कान पे हाथ रखना पड़ता था, इतनी ज़ोर की आवाज़ हुआ करती थी। देन अब क्या था, इवन ही कुड हियर द ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग इज स्ट्राइकिंग, जोर जोर से टीचर जो है रूलर को टेबल डेस्क में पटक रहे हैं, उसकी आवाज़ भी आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब क्या था, अब वो कह रहा था कोई कमोशन, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। तुरंत वो तो एकदम दिमाग, उसका कंसंट्रेशन किस पे था, ये सारी आवाज़ें आज कहाँ हैं, रोज़ तो उसको सुनाई देते थे, बट आज ये आवाज़ें कहाँ हैं। ऑन द कमोशन, कमोशन इज डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन टू गेट ओवर टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसी जो कन्फ्यूजन जो होता था, आवाज़ें आ रही, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं क्लास में, उसी में वो चुपचाप उसी के बीच घुस जाता था। ईजली ही कुड, because he was completely I had counted means depended upon that commotion। मतलब जो क्लास में डिस्टर्बेंस होता था, आवाज़ों के बीच, वो चुपचाप उसमें मिक्स हो जाता था। टीचर को पता ही नहीं लगता था कि फ्रैंक आज लेट आया है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड बीन सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन क्या था, सब कुछ एकदम क्वाइट था, शांत, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब उसने खिड़की से क्या झाँका, सारे बच्चे अपने अपने प्लेसेस पे बैठे हैं, और जो उनका टीचर था, फ्रांस का टीचर था मिस्टर एम हैमिल, वो वॉक कर रहे हैं क्लास में, आगे पीछे चल रहे हैं, और उनकी डरावनी टेरेबल डरावनी आयरन, लोहे की स्केल उनके अंडर हिज आर्म, उनके पास अपनी लगी हुई है, हाथ के नीचे उन्होंने खोसी हुई है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। उसने कहा सबके सामने, आप लोग समझ सकते हैं, उन सबके सामने आई ब्लश्ड मीन्स एम्बैरेस्ड, शर्म आ रही थी, बिकॉज ही वॉज लेट। हाउ फ्राइटेंड मतलब मैं कितना डरा हुआ था, आप समझ सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी गुड, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। उनका जल्दी से अपनी जगह में बैठो, ऐसा ना हो कि आज हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर दे। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन ऑन माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat। अब क्या था, जैसे ही वो अपनी प्लेस पे जाके बैठा, उसने एक चीज़ नोटिस किया। I had got very little over fright, अब थोड़ा डर कम हुआ। Did I see that our teacher had a beautiful green coat? उसने कहा अरे आज क्या बात है, आज तो टीचर ने, मेरे मिस्टर एम हैमिल ने खूबसूरत वाला अपना ग्रीन कोट, his frilled shirt and little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। आज उन्होंने क्या पहना था, अपना ग्रीन कोट, जिसमें फ्रिल शर्ट नीचे पहनी थी, ग्रीन कोट था और नीचे फ्रिल मीन्स जिसमें खूब सारी लेसेस, चुन्नटें होती हैं, एंड ब्लैक सिल्क कैप लगाई हुई थी, विच वॉज ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उसमें पूरी कढ़ाई हुई थी। दैट ही नेवर वोर, ये सब वो ये कभी ड्रेस नहीं पहनता था। कब पहनते थे, जब या तो स्कूल का इंस्पेक्शन हो, इंस्पेक्शन यू अंडरस्टैंड, जब स्कूल में कोई आता है आउटसाइडर, इंस्पेक्शन हो, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, मतलब समथिंग एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल चीज़, अच्छी चीज़ होने वाली होती थी, तब वो ये ऐसे ड्रेसअप होते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn। आज वो कह रहा क्या बात थी, the whole school was strange, आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। क्यों? and solemn means serious। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, सारी मीनिंग्स मैंने लास्ट वाली स्लाइड में दी है।
But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the villagers were sitting quietly like ourselves. अब क्या उसने सरप्राइजिंग थिंग देखा कि जो बैक बेंचेस थी, जो क्लास के पीछे की लास्ट बेंच थी, वो हमेशा खाली रहती थी. बट आज क्या था, सारे विलेजर्स बैठे हुए थे. विलेजर्स मतलब जो कि गाँव में रहने वाले थे. ओल्ड हाउस सर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स. उसने बताया कि एक मिस्टर ओल्ड हाउसर होंगे जो 3 कॉर्नर हैट पहने थे, फिर फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, सेवरल अदर्स बिसाइड. उसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे थे. ही वाज सरप्राइज्ड कि आखिर बात क्या है, ये सारे लोग क्यों बैठे हैं. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Everybody looked sad. Everybody looked sad. वो सैड क्यों थे? क्योंकि आज उनको समझ में आ रहा था कुछ समथिंग डिफरेंट इज़ गोइंग टू हैपन. और उसने ये भी नोटिस किया कि मिस्टर हाउसर जो थे वो प्राइमर कौन सी एलिमेंट्री स्कूल बुक, जो बचपन में जैसे समझ लो ABCD वाली बुक्स, ही हैड हैंडल्ड, थम्ड मीन्स हैंडल्ड इन अ वेरी अजीब से मैनर में लेके बैठे हुए थे. और वो बुक खुली हुई थी, उनके नीज के ऊपर रखी हुई थी, घुटनों के पास रख के. एंड ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. अब वहाँ पे उनके अपने चश्मे भी रखे हुए थे. ये उसको बहुत ही अचंभित बात थी. आखिर बात क्या है, ये लोग क्यों बुक्स लेके, अपनी वो भी ABCD वाली एकदम अर्ली एलिमेंट्री बुक्स लेके क्यों बैठे हैं. एंड दीज आर द ओल्ड पीपल, व्हाई दे आर सिटिंग देयर. व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब तुरंत वो मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पे जाकर बैठे एंड द सेम, जैसे उन्होंने शांत, सेम ग्रेव सैड मैनर, ग्रेव इज सैड मैनर में एकदम सॉफ्ट टोन में जैसे उन्होंने मुझे क्लास में बुलाया था, उसी सेम टोन में उन्होंने कहा, माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई एम गोइंग टू गिव यू. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. अब उन्होंने बता दिया, पूरे राज खोल दिए कि आज ये लास्ट दिन था, क्योंकि फ्रांस हार चुका था. नाउ इफ द होल डिस्ट्रिक्ट वाज इन द हैंड्स ऑफ जर्मन्स. तो जर्मन का ऑर्डर आया था कि एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. अब क्या, कल से न्यू टीचर आके जर्मन पढ़ाएंगे. नाउ सो मिस्टर हैमिल्स, टुडे इज हैमिल्स लास्ट क्लास, दैट इज लास्ट लेसन. सो ही सेज, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव. बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर बैठ जाइए. आज बहुत ही ख्याल से पढ़िए. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. उसने कहा थंडर क्लैप मीन्स लाउड क्रैश, जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई. ये क्या हुआ? ओह द रेक्स, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो उसने कहा ओहो समझ में आया, ये रेक्स मीन्स एक तरह से उसने बहुत ही बुरा कहा, दीज विलेंस. अच्छा, उसने कहा इन लोग ने यही नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल में लगाया था. दोस पीपल वर रीडिंग. तो उसने कहा इन्हीं लोगों ने यही नोटिस आई थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? अब वो भी सरप्राइज्ड. फ्रैंक वॉज ऑलवेज सरप्राइज्ड. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. उसने कहा अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा था, ना मुझे कायदे से फ्रेंच लिखनी आती थी, ना पढ़ने आती थी. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. अब तो मुझे कुछ नहीं आएगा. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब क्या था? उसने कहा कि मतलब जब मैं अपनी क्लासेस छोड़ के भाग जाता था, मतलब ही यूज्ड टू बंक, मतलब क्लासेस मिस करता था. किस लिए? कि वो क्या, नाउ ही इज़ फीलिंग सॉरी कि मैंने अपने क्लासेस छोड़ के कहाँ जाता था, वो बर्ड्स के अंडे खोजता था, है ना. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार इज़ रिवर, फ्रांस के पास ही रिवर है सार, वहाँ पे जाके ग्लाइडिंग करता था. देन माई बुक्स, जो कि मुझे बहुत ही न्यूसेंस लग रही थी थोड़ी ही देर पहले, कुछ समय पहले मैं इन बुक्स को बहुत हैवी समझ रहा था. नाउ माई ग्रामर, माई हिस्ट्री, ऑल देवर, जो मुझे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह थी. नाउ आई कुडंट गिव अप. नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, वो सोच रहा अपने मन में. एंड मिस्टर H. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rules and how cranky he was. मतलब ये सारी बातें जैसे उसको समझ में आने लगी कि मतलब मिस्टर हैमिल चले जाएंगे. अब क्या था, अब वो समझ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ. मतलब ये चीज़ें उसकी एकदम उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि जो इसको अभी वो समझ रहा था कि मिस्टर हैमिल इज़ क्रैंकी मीन्स बैड टेम्पर्ड, जो कि उसको ख़राब समझता था जिनको. अब वो सब क्या हो रहा था, उसको क्या समझ आ रहा था कि मतलब यही अब सबसे बेस्ट है.
Now he was not able to, he forgot the rules कि क्या the ruler, he forgot the ruler जिससे वो डराते थे बच्चों को. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had to put on his fine Sunday clothes. तो उसने कहा ओहो इसीलिए आज this poor man इन्होंने just for the honor of his last lesson उन्होंने ये आज अपने fine clothes पहने हैं. Now I understood why the old men of the village was sitting there in the back of the room. अच्छा इसीलिए उसने कहा तभी सारे पुराने लोग क्लास में बैठे हैं. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our masters for the 40 years of faithful services and of showing the respect for the country that was there no more. अब क्या था, उनको ये था कि अच्छा इसीलिए बैठे थे, वांटेड टू शो द रिस्पेक्ट कि 40 साल से इनके टीचर जो पढ़ा रहे उनको शो करना था रिस्पेक्ट कि वो इतना नहीं पढ़ पाए फ्रेंच लेसन. नाउ हाउ फेथफुल दे वर, कितने वो ज़्यादा वो फेथफुल थे टूवर्ड्स द सर्विस, कितना रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे अपने देश की कि आज वो उनका देश नहीं रहा, अब कल से वो फ्रांस उनका जो है रूल विल बी जर्मन. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. अब क्या था, अब तभी तो उसका नाम कॉल किया गया. इट वॉज अब उसकी टर्न थी बताने की. द ड्रेडफुल मीन्स भयंकर, ऑफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक. उसको बिना मिस्टेक के एक बार में पूरी उसको रूल बतानी थी. अब क्या था, अब नाउ ही वॉज वेरी सैड, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब क्या था, उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं था, बट सब कुछ उसके दिमाग में मिक्सअप हो गया. माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़कने लगा. एंड डेयरिंग नॉट टू लुक अप, अब वो शर्म से अपनी निगाहें झुका के खड़ा हो गया. आई हर्ड मिस्टर एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बेह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो. उसने और मिस्टर एम हैमिल ने कहा मैं बिल्कुल तुम्हें आज नहीं डांटूंगा. क्यों? क्योंकि यू मस्ट फील बैड इनफ, आज तुम्हें खुद से एहसास करना है कि तुमने फ्रेंच को कभी इंपॉर्टेंट नहीं समझा. सी हाउ इट वॉज कि एवरी डे तुमने अपने आप से कहा बह कल याद कर लेंगे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है, कल याद कर लेंगे, है ना. आई विल लर्न द लेसन टुमारो. बट नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब हमारे पास क्या है, ऑल दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक. उसने अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है, उन्होंने क्या कहा, किसकी गलती है, यहाँ के लोगों की. सबसे बड़ी गलती किसकी है, एल्सेक की, पीपल ऑफ एल्सेक. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. शी पुट्स ऑफ मीन्स पोस्टपोन कर देते, अरे आज नहीं कल. दिस इज़ द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ एल्सेक. उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ की पब्लिक की गलती है कि अरे आज नहीं, एल्सेक के पीपल की गलती है, आज लेट्स पुट्स ऑफ मीन्स पोस्टपोन कर देते हैं कल तक के लिए. नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अब यहाँ के लोग कहते हैं, समझेंगे कि तुम दिखावा करते थे कि तुम फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब क्या होगा, ना कि तुमने सीखा नहीं, ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ. उन्होंने कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी गलती अकेले नहीं है फ्रांस, वी आर, हमारी सबकी गलती है. रिप्रोच मीन्स टू क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स विद. उनका मेरी भी इसमें गलती है, तुम्हारी अकेले नहीं है. यहाँ के तो लोगों की आदत ही है चीज़ों को पोस्टपोन करने की. ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी, मेरी भी इसमें गलती है. दैट reproach over here means to criticize. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on farm or that at mills so that you have a little more money. तो टीचर ने कहा ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है. कभी कभी तुम्हें होता था कि तुम्हें स्कूल नहीं भेजते थे. क्या वो चाहते थे, दे प्रेफर्ड कि तुम फार्म पे जाके काम करो या तुम मिल्स पे जाके काम करो जिससे कि कुछ पैसे आएंगे. उनकी भी गलती है, टू हैव सम मनी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है. हैव आई और नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. कभी कभी तो मैं भी तुम लोग को यहाँ से भेज देता था कि जाओ आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग जाओ मेरे पेड़ों में पानी डालो. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई जस्ट नॉट हैव गिव यू अ हॉलीडे. उनका जब मुझे फिशिंग जाने का मन भी करता था तो मैं तुम लोग को छुट्टी दे देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल. फिर उसके बाद मिस्टर एम हैमिल ने एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है उन्होंने बताना शुरू किया. दिस इज़ द मैप ऑल्सो. ब्यूटीफुल
language in the world, the beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it. उन्होंने कहा ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, क्लियर है एंड मोस्ट लॉजिकल है. लॉजिकल मीन्स इसमें रीज़न है, दैट यू मस्ट गार्ड इट. तुम लोग को हर हाल में इसकी सुरक्षा करनी है, मतलब इसे ख़त्म नहीं होने देना है. Never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. उनका कहने का, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर कोई किसी का भी गुलाम हो जाता है, ठीक है ना, दे आर enslaved, अगर वो अपनी भाषा जानते हैं, if they know their language, as if they had the key to their prison. और अगर वो अपनी भाषा जानते तो उनके पास उनके जेल की चाबी है, अगर वो गुलाम किसी के बन जाते हैं. Is that clear? Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर बुक खोल के फिर उन्होंने याद कराना शुरू कराया, रीड किया, फिर ये सबको लेसन समझाया. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उसने कहा जैसे ही उन्होंने जो भी ग्रामर ने पढ़ाया, मुझे इतनी आसान लग रहा था वो ग्रामर. so easy. क्या आज वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि या मैं आज बहुत ही केयरफुली सुन रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं, या कि उनमें इतना ज़्यादा पेशेंस है कि वो हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट वॉज रियली वेरी surprising. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. या तो आज ये चाहते थे कि ये बेचारे ये चाहते थे कि आज जितना हो सके वो सब हम लोग के दिमाग में घुसा दें at one stroke, एक ही बार में, है ना. He wanted to give us all he knew बिफोर गोइंग अवे, मतलब जो भी कुछ उनको फ्रेंच लेसन में आता था, फ्रेंच में आता था, वो सारी चीज़ें वो एक ही बार में हम लोग के दिमाग में बैठाते, एक ही बार में. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. जैसे ग्रामर फिनिश किया, उन्होंने राइटिंग का लेसन शुरू कर दिया. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France Alsace. उस दिन क्या था, अब उन्होंने जैसे ही ग्रामर ख़त्म करने के बाद राइटिंग शुरू किया, वो ग्रामर की कॉपीज़ राइटिंग की कॉपीज़ हम लोग के लिए खुद से लेके आए थे. एंड इन अ वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने लिख रखा था, फ्रांस एल्से. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड ऑन टॉप ऑफ द डेस्क. पूरे क्लास में जैसा लग रहा था कि फ्रांस के झंडे लटक रहे, छोटे छोटे रॉड्स में लटक रहे पूरे क्लासरूम में, पूरे स्कूल में. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और उसी के तुरंत बाद सब लोग, इतना शांत था क्लासरूम, एवरीबडी वाज बिजी, पूरा क्लास क्वाइट. द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ किस चीज़ की साउंड आ रही थी, लिखने की. स्क्रैचिंग मीन्स स्क्रैपिंग, लिख रहे थे. एवरीबडी वाज राइटिंग, सो द साउंड ऑफ द राइटिंग कुड बी हर्ड एवरीवेयर. Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them. Not even a littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. तभी तक क्या हुआ, वहाँ पे एक छोटा सा भौरा आया, किसी ने भी क्लास में नोटिस नहीं किया. Everybody was busy. The littlest ones, छोटे से छोटे लोग चीज़ में ध्यान ना देके सब लोग सिर्फ फ्रेंच पढ़ने में लगे थे. Who worked right on tracing? Tracing means finding their fish hooks as if that was fish too. अब क्या उसने सोचा कि ये फिश हुक्स भी जो फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे, क्या ये लोग भी चेंज हो जाएंगे. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक दिस सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. फिर उसने देखा कि बहुत सारे कबूतर बैठे हैं, एंड दे वर कूड मतलब पिजन की आवाज़, कबूतरों की आवाज़ कर रहे थे. तो उसने कहा क्या ये जो गा रहे हैं, क्या ये इसको भी ये लोग जर्मन में कर लेंगे, क्या पिजन भी आप गाना जो भी गाएंगे क्या वो जर्मन में गाएंगे. Whenever I looked up from writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair, gazing first as one thing, then at the other, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब वो उसका थोड़ा सा भी ध्यान हटता था लिखने से, he was writing, जैसे ही वो राइटिंग से इधर उधर दिमाग भटकता था, he could see Mr. M. Hamill was motionless. कभी चेयर के इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं. Like he wanted to fix in his mind just how everything looked. वो सब कुछ अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे कि स्कूल रूम कैसा दिखता था, हर चीज़, everything fix in his mind, दिमाग में अपने लिख लेना चाहते थे. Fancy, imagine for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. So कहता अब सोचो, just imagine for last 40 years he has been there on the same place with his garden outside, और खिड़की के बाहर उनके गार्डन दिखते थे, and in the same classroom for last 40 years. Just like that.
वैसे की वैसे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। ओनली कुछ क्या था, डेस्क और बेंचेज ही थी जो बहुत पुरानी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड स्मूथ, टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब क्या था कि बस क्या बदला था, जो उसकी जो क्लास की बेंचेस और डेस्क थी वो पुरानी हो गई थी। वॉलनट ट्री जो थी वो अखरोट का जो पेड़ था अब वो बहुत बड़ा हो गया था। और होप वाइन जो उन्होंने प्लांट किया था, ट्वाइंड मतलब गोल गोल है ना, उसकी गोल गोल होके वो विंडो से क्या था अब रूफ पे चढ़ गया था, मतलब पेड़ बड़ा हो गया तो और उसकी लतर जो है ऊपर चली गई। हाउ इट मस्ट हैव broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. अब क्या था, अब वो बेचारे का पूरा दिल टूट गया। को 40 साल से एक आदमी एक ही जगह पर रह के कितने सुकून से रह रहा था। एंड ही कुड हियर, वो कुछ सुनाई दे रहा था कि उनकी जो बहन थी वो सामान पैक कर रही थी। ट्रंक मीन्स बक्सा, बक्से में ट्रंक्स में सामान पैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज द नेक्स्ट डे दे आर गोइंग टू लीव द कंट्री, क्योंकि अगले दिन वो अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उसमें था कि वो अपने लेसन को आखिरी बार सुनना चाहता था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो ब्यू। अब उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन था और फिर बेबीज जो अल्फ़ाबेट्स चैंट करते बाबी उन्होंने किया। डाउन देयर वॉज अ बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल द लेटर्स विद देम। और जो ओल्ड हाउसर थे जो कि बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने भी अपना चश्मा लगा के सारे एलिमेंट्री बुक्स से दोनों हाथ में पकड़ी हुई थी, प्राइमरीज एलिमेंट्री बुक्स जो बेसिक बुक्स होती, और उन्होंने भी बराबर से स्पेल किया सारे लेटर्स को। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. और उसने देखा कि ओल्ड हाउसर भी एकदम रो रहे हैं, उनकी आवाज़ काँप रही थी, ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रही थी, विथ इमोशंस, पूरे इमोशन से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसकी आवाज़ इतनी फ़नी दिख रही थी। ही वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब वो हंसना भी चाहते थे और रो तो भी रहे थे। आह वेल, वो कह रहा है लास्ट लेसन कैसे क्या होगा। All that at once, the church clock struck 12. तभी क्या थी, चर्च क्लॉक 12 बज के चर्च क्लॉक में आवाज़ हुई। Then the Angelus is मिड डे प्रेयर, दोपहर 12 बजे की प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिश्चियंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर थी वो। At the same moment the trumpets of Persians returning from drill sounded under our windows. तभी 12 बजे की जैसे ही थी मोमेंट्स, trumpets means musical instrument, वो पर्शिया की बजती हुई उनके वहाँ पे ड्रिल करती हुई, ट्रेनिंग के साथ ड्रिलिंग करते हुए साउंडेड अंडर द विंडोज़। अब वो क्लास के स्कूल की विंडो के बाहर बजने लगे। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। फिर क्या, मिस्टर एम हैमिल वहाँ से उठे बिल्कुल पेल, एकदम निर्जीव की तरह, एकदम डल थे जैसे वो एकदम। और जैसे ही वो अपने चेयर से उठे, आई नेवर सॉ हिम, कभी उसने कहा कि मैंने नहीं समझा कितने लंबे हैं वो, सो टॉल। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इतने ज़्यादा उनको रोना आ रहा था कि हिज वॉइस चोक्ड मीन्स सफोकेटेड, एकदम सफोकेशन हो गया। जब बहुत ही इंसान इमोशनल हो जाता है तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। सो ही सेड आई, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो तुरंत ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। वन पीस ही टुक अ पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France. अब एक शब्द भी वो आगे नहीं बोल पाए थे। एकदम से वो अपनी चेयर से उठे और उन्होंने चौक का एक पीस उठाया और जितना बड़े से बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, Vive la France, that means long live France, जो उनके दिल की बात थी कि उन्होंने लिख दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने देश से प्यार करते थे। Long live France. Then he stood and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. Then he stopped. और फिर वो रुके, फिर वो झुके, अपना सिर झुका के दीवार की तरफ, अपना सिर दीवार पे लगा के झुक के उन्होंने इशारे से बोला कि You all can go. Gesture means अपने इशारा किया उन्होंने, You all can go. School is dismissed. You may go. उन्होंने कहा स्कूल ख़त्म हो गया है, आप जा सकते हैं। दैट मीन्स वो अपने देश से, अपने स्कूल से इतना ज़्यादा उनको लगाव था कि उनको पता था कि अब वो दोबारा वो स्कूल वापस नहीं आएंगे, ना ही ये सारे बच्चे आएंगे, ना ही अब इनसे दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि उनका ये लास्ट लेसन था। ओके, आई होप चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। इसके बाद वाली स्लाइड पे आई हैव गिवन यू फ्यू क्वेश्चंस एंड
and even I have given you this word meaning also is there, so you can take that help also. Okay, these are the meanings of difficult words. You can take help from it wherever you need. Then let's move on to next slide. This is your previous year's questions. I have given you can go through it and you can have the answers which I have taught you. आपको जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें से आप easily you can take the help. उसमें से आपको answers मिल जाएंगे. Okay, thank you children. We'll meet in the next class. Till then, stay home, stay safe.